हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखते हैं आज की कौन कौन सी वो घटना है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में ही। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेली एक लास्ट में, उसका आंसर आप जरूर दिया करो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा बेटा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? या मैं वित्तीय सहायता की बात करूं तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आरबीआई द्वारा। क्यों किया गया है? इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है इसका करने का? तो जो महिला सशक्तिकरण है, या जो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये किया गया है। और मैं आपको कल ही बता रहा था जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में, तो उनकी एक ही मिशन होता है कि 2047 तक, वो 2047 से नीचे कोई बात नहीं करते। हर एक लक्ष्य क्या होता है उनका 2047 का होता है। तो इसके अंदर भी इन्होंने 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा उसमें महिलाओं को क्या एम्पावरमेंट या महिलाओं की जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या अच्छी होनी चाहिए। तो किसने शुरू किया? आरबीआई ने। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो कौन है बेटा? संजय मल्होत्रा क्या इसके अध्यक्ष है। ठीक है, जो अभी नए ही बने। ठीक है, संजय मल्होत्रा इसके अध्यक्ष है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय सहायता, वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, मतलब क्या इसकी थीम क्या थी इस बार? वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि क्या इसकी थीम थी। थीम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 24 से 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया। कौन सा? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, मतलब महिलाओं को साक्षर करना और उनको समृद्ध बनाना है। महिलाओं को क्या है? साक्षर करना और समृद्ध बनाना क्या इन्होंने थीम रखी है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत 2047 विजन जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाना है। इनका एक ही मिशन रहता है, कुछ भी योजनाएं लॉन्च हो जाए 2047 क्या इनका फिक्स रहता है। तो 2047 तक क्या है? महिलाओं को वित्तीय साक्षरता देना और क्या महिला समृद्धि के लिए इसमें काम किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा मनाया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। अभी हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जो या प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव होता है, प्रधानमंत्री सचिव की बात करूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करूं, तो अब की बार किसको चुना गया है? तो अब की बार किसको चुना गया बेटा? शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को। किसको? आपको ये नाम सुना सुना लग रहा होगा कि कहां पे सुना है। तो ये हमारे क्या है? पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। पहले क्या थे? अभी 26वें नंबर के बने हैं ना, तो ये 25वें क्रम के क्या थे? आरबीआई गवर्नर थे। आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, 25वें क्रम के। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके रूप में चुना गया? शक्तिकांत दास को आरबीआई इसके प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुना गया। और एक कौन से? सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 है। ठीक है, सेकंड क्रम के है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में चुना गया है। यह पद पहली बार बनाया गया। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ सहवर्ती होगी या आगे के आदेशों तक होगी जो पहले हो। मतलब शक्तिकांत दास 2018 से 2024 तक के आरबीआई के 25वें गवर्नर भी रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर रहे, तो 25वें क्रम के गवर्नर थे। कब से कब रहे? 2018 से क्या 2024 तक रहे। देख लो, करीब करीब 6 से 7 साल तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। और ये क्या, इनकी नियुक्ति पहली बार इस तरह की गई है। तो ये प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक इनकी नियुक्ति रहेगी। हो सकता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो तब तक इनकी नियुक्ति रहे, पहले भी इनको उठा सकते हैं, बाद में भी उठा सकते हैं, डिपेंड करता है प्रधानमंत्री मंत्रालय या उनकी बैठक पे। ठीक है, सब कुछ पीएमओ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर
होने वाला है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के आयोजन की बात करूं, मतलब क्यों की गई, तो ग्लोबल इन्वेस्ट का मतलब क्या है? इन्वेस्ट करना, या उद्योग है, जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसको बढ़ावा देने के लिए बाहर से कोई इन्वेस्टर आए, अगर इन्वेस्ट कर रहे तो उसके लिए क्या एक समिट की गई थी और बहुत सारे उद्योगपति लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर वहां पे पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश में कहां पे हुई थी? भोपाल में। कहां पे हुई थी? भोपाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। कहां पे आयोजित की गई थी? भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, कौन सा बेटा? वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहां पे हुआ? भोपाल के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश में। और किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसका किया गया था। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। कितने दिन चला था? 2 दिन का चला था। इसमें क्या है? वैश्विक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे को इसकी समझता के उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब उद्योग है या नवाचार है, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या इस समिट का आयोजन किया गया। तो कहां पे किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन? मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? अब किसकी की है? वैश्विक हाइपरलूप की मैं बात करूं तो मतलब एक क्या है कि बहुत ही लूप जैसा होता है, मतलब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से वो चलती है, जैसे ट्रेन, बुलेट ट्रेन होगी, ठीक है, उसी की तरफ पे क्या है एक हाइपर लूप बनाया जाता है, जो कि क्या एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बहुत उसकी स्पीड क्या है काफी ज्यादा होती है। तो उसकी क्या वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी किस आईआईटी ने की है? तो आईआईटी मद्रास ने की। किसने बेटा? आईआईटी मद्रास ने इसका आयोजन किया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अब इसका करने का मेन उद्देश्य क्या? देखो, ये होता है हाइपरलूप, मतलब पता नहीं चलता है क्योंकि एक जैसी होती है पूरी, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से, और क्या इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसमें एक तरह से देखो मछली जैसी, व्हेल मछली जैसे इसका शेप होता है, ठीक है। आपने कहीं बुलेट ट्रेन देखी होगी चाइना में या जापान में, उनकी शेप भी कुछ ऐसी होती है ना, उसी तरह होती है। तो एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता, एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता 2021 से 2025 तक का आयोजन कहां किया गया? आईआईटी मद्रास के सैटेलाइट कैंप से डिस्कवरी में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? डिस्कवरी में इसका आयोजन किया गया था, जो कि मुख्य परिसर से लगभग कितने 36 किलोमीटर दूर है, थाईयूर में स्थित है, ठीक है। मतलब आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां पे किया है, किस आईआईटी ने किया? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में एसटीपीआई ने कहा आईटी इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? इंक्यूबेशन कौन सी बेटा? एसटीपीआई, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए एक नई प्रोग्राम शुरू किया गया। तो किसने शुरू किया है और कहां पे ये शुरू किया गया? इसका मेन उद्देश्य क्या है शुरू करने का? ये किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा शुरू किया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, क्या है इसकी फुल फॉर्म है। और किसने शुरू किया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। क्या ये पश्चिम बंगाल में क्या है शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में इसका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या ये राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट होगा। कोलकाता के अंदर 20 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एसटीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, कोलकाता के साल्ट लेक पे, कहां पे? कोलकाता की साल्ट लेक पे अत्याधुनिक या इंडिया इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया। कौन सी इंक्यूबेशन सुविधा का क्या उद्घाटन किया गया? कहां पे? कोलकाता के। तो आपसे पूछा जा सकता है एसटीपीआई का उद्घाटन कहां पे किया गया या किसके द्वारा, ये पार्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्या ये लॉन्च किया गया था। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर
सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना साल बढ़ाया है? तो आपको पता है अभी क्या कुछ दिन पहले क्या 2 साल का कार्यकाल किसको बढ़ाया गया था, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, और अभी फिर से एक क्वेश्चन और आ गया, जो BVR सुब्रमण्यम है उनका क्या 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया। कौन किसका बेटा? BVR सुब्रमण्यम जी का कार्यकाल क्या 1 साल। ये क्या है? नीति आयोग के क्या है? नीति आयोग के क्या है? आयोग के क्या है? CEO है। ठीक है, ठीक है, नीति आयोग के क्या है? CEO है, CEO है। और इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया है? 1 साल। कार्यकाल क्या है इनका? एक्सटेंड हो गया कितना? 1 साल के लिए। कितना? 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM या प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नीति आयोग किसकी जगह आया था? योजना आयोग की जगह आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना की बात करें कब बना था? यह बना था 1 जनवरी 2025 को क्या नीति आयोग बनाया गया था। इसके उपाध्यक्ष कौन है? मैं उपाध्यक्ष की बात करूं तो सुमन बेरी क्या है बेटा? इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी क्या है? उसके उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो BVR सुब्रमण्यम क्या इसके CEO है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 1 साल और एक्सटेंड हो गया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद मोदी होते हैं। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो कितने साल बढ़ा दिया? 1 साल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्र ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO है BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल क्या 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, और छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 के क्या है IAS अधिकारी भी ये रह चुके, मतलब, और इनकी 2 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया 2023 में। अब क्या इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर इनका क्या 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है। बट ये जो सचिव होते हैं मोस्टली किसी डिपार्टमेंट के, किसी मंत्रालय के सचिव या सेक्रेटरी इनको बनाया जाता है, मोस्टली IAS या IPS अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, हाल ही में RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI ने अभी क्या, RBI का जो डेटा है वित्तीय डेटा होता है, उसके पहुंच प्रदान करने के लिए, ग्राहकों को बताने के लिए, उसको मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए, उसके डेटा संग्रहण या के लिए, डेटा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI ने अभी एक जो ऐप लॉन्च किया है, बैंक की मैं बात करूं तो कौन सा है? RBI बैंक है। मैंने आपको इसका पिछले क्वेश्चन में बता दिया स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, गवर्नर कौन है। ठीक है, तो RBI डेटा ऐप लॉन्च किया। कौन सा बेटा? RBI डेटा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब इसको लॉन्च करने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मंगलवार को एक नया मोबाइल एप्लीकेशन RBI डेटा लॉन्च किया। कौन सी? RBI डेटा लॉन्च किया। इसके माध्यम से भारतीय आर्थिक आंकड़ों को एक उपयोगकर्ता के लिए फ्रेंडली और आकर्षक के रूप में क्या है प्रस्तुत करता है। उपयोगकर्ताओं के इस ऐप के माध्यम से अलग अलग प्रकार के डेटा, ग्राफ और चार्ट के रूप में देख सकते हैं। मतलब अगर इसके जो यूजर है वो क्या है अलग अलग तरीके से और आसानी से क्या है RBI का जो डेटा है, उसका ग्राफ है, जो उसका चार्ट है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। और ग्राहकों की जो कस्टमर है उसकी सुविधा के लिए, उसकी सहायता के लिए ये शुरू किया गया है। तो कौन सा RBI ने अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया? RBI डेटा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो कौन सा बेटा? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रीन बजट आया। ग्रीन बजट का मतलब क्या होता है? मतलब ज्यादातर ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। कौन से राज्य ने प्रस्तुत किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ये ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। किसने? राजस्थान सरकार ने। वहां की मुख्यमंत्री कौन है? वहां के CM कौन है? भजन लाल शर्मा जी है। वहां के कौन है? CM भजन लाल शर्मा क्या है? वहां के बेटा CM है। ठीक है, वहां के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया है? तो वित्त मंत्री की मैं बात करूं या उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री जो कि वहां की डिप्टी CM है, वो कौन है बेटा? दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी जी ने क्या ये बजट पेश किया है राजस्थान का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्या ज्यादातर क्या रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की मैं बात करूं, इस पे जोर दिया गया और 2047 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखते हुए इस बजट को पेश किया है। तो ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला ग्रीन बजट 19 फरवरी 2025 को पेश किया है। ठीक है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को
प्राथमिकता दी है। इसमें निम्नलिखित मुख्य प्रावधान कौन कौन से शामिल किया इन्होंने? वनों को बढ़ावा देना है, मतलब अगले 5 वर्षों में क्या 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर मतलब 100% जो सरकारी भवन है वह रिन्यूएबल एनर्जी लगानी है। 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 50,000 नए सोलर आधारित कनेक्शन देने। इस तरह क्या इन्होंने मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ वगैरह पे क्या बहुत सारी इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि हमें ये काम करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ सीधा इतना याद रखना है कि ग्रीन बजट अभी किसने या कौन से राज्य ने पेश किया है? तो राजस्थान ने क्या अपना ग्रीन बजट पेश किया है। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और समझ दिवस। अब देखो, शांति भी आज के टाइम किसी के पास नहीं है और समझ भी क्या है किसी के पास नहीं है, क्योंकि धैर्य और पेशेंस लोग नहीं रख पाते। तो इसके लिए क्या है कि विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है हर साल। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मनाया जाता है हर साल 23 फरवरी को। इसका मतलब क्या है? लोगों में शांति, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, मिलजुल के रहे, ये इन सब के लिए किया जाता है। हर साल विश्व शांति समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 23 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी समझ, सद्भावना पे जोर देने के लिए हर साल 23 फरवरी को क्या विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस अंडरस्टैंडिंग डे। कौन सा? वर्ल्ड पीस अंडरस्टैंडिंग डे की मैं बात करूं तो दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भाईचारा, शांति बनाए रखना और अविश्वास समाज को गलतफहमी, विद्रोह, लड़ाई और संघर्ष की ओर ले जाता है। मतलब जिन लोगों में अगर अविश्वास होते हैं, रूमर्स फैल जाते हैं या गलत न्यूज फैलती है या छोटी छोटी गलतफहमियां होती है, उनके क्या है समाज में लड़ाई, विद्रोह, संघर्ष क्या बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कि आपसी भाईचारा और आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लोगों में शांति होनी चाहिए। इसके लिए क्या हर साल 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस बनाया जाता है, वर्ल्ड पीस अंडरस्टैंडिंग डे। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने की अनुमान लगाया? तो मूडीज क्या है बेटा? एक एजेंसी है और ये क्या है, मतलब कई देशों की, या मैं बात करूं जो उसका वित्तीय वर्ष या उसकी जो जीडीपी का आंकड़ा करती है, फाइनेंशियल कंडीशन बताती है कि इस साल की या इस देश की इस साल अब की बार कितनी जीडीपी रहेगी या उसकी क्या ग्रोथ रेट रहेगी। तो मूडीज ने भारत की कितनी जीडीपी बताई है, जीडीपी वृद्धि कितनी बताई है? जीडीपी वृद्धि की मैं बात करूं, वृद्धि 2025 के लिए भारत की कितनी रहने की इन्होंने आंकड़ा बताया? तो इन्होंने बोला कि भारत की इस बार 6.4% रहने की आंकड़ा है। अगर 2025 की, 2024 में मूडीज ने कितना बताया? भारत की 6.6% बताई थी 2024 में। तो अब की बार मूडीज ने थोड़ी सी भारत की जीडीपी घटा के बताई है, 6.4% बताइए कि इस बार भारत कितनी रह सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इज द राइट होगा। तो इंडियन जीडीपी ग्रोथ डेटा के अकॉर्डिंग बात करें या मूडीज के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत की वृद्धि दर मूडीज के मुताबिक 2025 के लिए कितनी रहेगी? 6.4% रहने की संभावना है। और 2024 में इन्होंने कितनी बताई? 6.6% बताई थी। कितनी? 6.6%। हाल ही में मेजराना वन क्वांटम प्रोसेस किसने लॉन्च की है? कौन सा बेटा? मेजराना वन। कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मेजराना वन क्वांटम, मेजराना वन क्वांटम। अब क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम का मतलब क्या होता है? आकार में क्या होगा? छोटा होगा और ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा पावरफुल या ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब साइज में छोटा हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनते जा रहे हैं आजकल, क्या है जो सेमीकंडक्टर से डिवाइस बन रहे हैं, जो चिप वगैरह बन रही है, वो के आकार में छोटी होती जा रही है और उसकी पावर है, उसके काम करने की क्षमता क्या ज्यादा होती जा रही है। तो क्वांटम का मतलब ये होता है कि आकार में छोटा हो जाएगा और काम करने की क्षमता उसकी पावर क्या है? ज्यादा हो जाएगी। तो मेजरान वन क्वांटम किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। किसने बेटा? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इसको लॉन्च किया। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सीईओ की मैं बात करूं, सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला क्या इसके सीईओ है। ठीक है, सत्या नडेला इसके सीईओ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजराना वन क्वांटम प्रोसेस लॉन्च की है। यह टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स से लेस दुनिया का पहला क्वांटम प्रोसेस है। किससे बड़ा? टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स लेस से मतलब पे आधारित क्या दुनिया का पहला क्वांटम प्रोसेस है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने इसका क्या अनावरण किया या इसको लॉन्च किया। तो आपको याद रखना है कि मेजराना वन क्वांटम प्रोसेस किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ये है, देखो मतलब दिखने में काफी बड़ा है बट इतना बड़ा है नहीं, इससे बहुत छोटा है, मतलब अपनी हथेली पे भी नहीं आएगा, इतना छोटा है और के काफी इफेक्टिव, काफी पावरफुल है। ठीक है।
हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए कोरोना वायरस HKU5 कोविड-2 का संबंध किससे है? लो भाई साहब, जिसकी आंखें पूरी नहीं खुलती उसने क्या है, उस चीन चमगादड़ ने क्या एक नया वायरस और लॉन्च कर दिया। कोरोना वायरस जैसा ही वायरस है, काफी खतरनाक है। कौन सा वायरस है? और चीन के जहां चमगादड़ के जहां वुहान से जो वायरस आया ना पहले कोविड, उसी शहर से वापस फिर से वायरस आ रहा है, वुहान से ही। उसका नाम क्या है? HKU5 कोविड क्या है 2 इसका नाम है। इसके सेम वही लक्षण है, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन फैलने वाला सारा सिस्टम वही है, बस उसका नया वर्जन आ गया। जिस तरह के लोग फोनों के वर्जन निकालते हैं, किसी और चीज के वर्जन निकालते हैं ना, ये चीन चमगादड़ देखो भाई साहब क्या कर रहा है, नए नए डेली डेली क्या है, वायरस के वर्जन निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहां से हुआ है? वुहान शहर से हुआ है। और किसके कारण फैल रहा है? चमगादड़ के कारण। कौन से? चमगादड़ के कारण फैल रहा है। और पहले वाले किसके कारण फैला था? चमगादड़ के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने फरवरी 2025 में HKU5 कोविड-2 नामक क्या एक नया चमगादड़ जनित कोरोना वायरस खोजा है, जो सार्स कोविड-2 जो कोविड-19 आया था उसकी तरह ही मानव कोशिकाओं में प्रवेश के लिए रेसिप्रेटर का उपयोग करता है। मतलब जो पहले आया था ना कोविड-19, मतलब 2019 में आया था, ठीक है, 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसी की तरह उसका नाम क्या था? सार्स कोविड-2 था। ठीक है, और इसका नाम क्या है? HKU5 कोविड-2 है। उसी की तरह चमगादड़ की तरह और ह्यूमंस में उसी तरह फैलेगा, जिसे ह्यूमन टू ह्यूमन और इंसान को काफी प्रभावित करने वाला और काफी खतरनाक का विषय। अगर ये फैलता गया, कंट्रोल में नहीं आया, तो हो सकता है वो स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है। ठीक है, अभी हाल ही में FDI के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको बेटा? FDI के 9वें निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? मतलब बात करें फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, मतलब तो ये अमेरिका के अंदर होता है। मतलब संघीय जांच सुरक्षा की बात करें, जो एजेंसी है, संघीय जांच सुरक्षा एजेंसी है, उसके अध्यक्ष किसको बनाए हैं? FBI के 9वें अध्यक्ष, 9वें निदेशक की बात करूं तो निदेशक अभी किसको बनाया गया? निदेशक किसको बनाया गया? काश पटेल को। किसको बेटा? काश पटेल को बनाया गया। इन्होंने जो शपथ ली थी, भागवत गीता पे रख के हाथ शपथ ली थी इन्होंने, भागवत गीता पे हाथ रख के क्या इन्होंने शपथ ली थी? काश पटेल को बनाया गया। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की मैं बात करूं, कार्यकाल इनका होता है बेटा 10 वर्ष होता है। कितना? 10 वर्ष क्या इनको कार्यकाल अध्यक्ष होता है। अब इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तुलसी गवाड़ का आपने नाम सुना होगा। इनको क्या है? यूएसए की सुरक्षा एजेंसी जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंसी है, उसकी क्या है, इसको निदेशक बनाया गया तुलसी गवाड़ को। शक्तिकांत दास को क्या है? प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया और आरबीआई के 4 गवर्नर भी रह रखे। और गणेश कुमार को क्या है? अभी क्या है? चुनाव आयुक्त बनाया गया। इनको क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है? आयुक्त किसको बनाया गया? गणेश कुमार को बनाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो भारतीय अमेरिका मतलब मूल तो ये क्या है? अमेरिका के, वैसे भारतीय अमेरिका के काश पटेल ने शुक्रवार को संघीय जांच ब्यूरो FBI, संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली है। अपनी विरासत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भागवत गीता पे हाथ रख के क्या शपथ ली है। समारोह के दौरान उनका परिवार ये सब मतलब क्या मौजूद था, ये सब नॉर्मल बातें। तो आपको याद रखना है कि FBI के नए निदेशक कौन बने? काश पटेल, क्योंकि इनका संबंध इंडिया से है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में ICC मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरराष्ट्रीय यात्री जॉन मैकपॉल का संबंध किससे है? तो अभी क्या है? विकलांग जिनका क्या एक पैर नहीं है, और क्या ये पैरा ओलंपिक भी रह चुके हैं, ये खिलाड़ी है। ठीक है, जिनका संबंध किससे है? और इनको क्या ISS मिशन के लिए चुना गया। कौन सा बेटा? ISS मिशन के लिए इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले विकलांग व्यक्ति होंगे। ठीक है, ISS मिशन के लिए चुना गया। तो उनका नाम क्या है? जॉन मैकफॉल क्या इनका संबंध है? जॉन मैकफॉल क्या इनका नाम है? ठीक है, इनको चुना गया है। और इनको किस देश से है इनका संबंध? तो ब्रिटेन से इनका क्या संबंध है। ये क्या पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी है। क्या? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी ये रह चुके हैं। ठीक है, और इनके एक पैर नहीं है, ये क्या दिव्यांग है। तो इनको क्या, ये पहले नागरिक या पहले प्रथम व्यक्ति होंगे जो विकलांग व्यक्ति होगा जो अंतरिक्ष के अंदर जाएगा। तो किससे संबंध है? ब्रिटेन से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है।
तो जॉन मैकॉल एक पैरा ओलंपिक एथलीट है, मतलब पैरा ओलंपिक एथलीट भी रह चुके हैं। अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चुने जाने वाले पहले विकलांग खिलाड़ी है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुने जाने वाले पहले विकलांग खिलाड़ी कौन है, उनका क्या नाम है, और इन्होंने को किसने चुना है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में इन्हें चुना गया था। इन्हें पैरासेट्रोनॉट बनाने के लिए चुना गया। पैरासेट्रोनॉट बनाने के लिए चुना गया। ब्रिटिश पैरा ओलंपिक के धावक है। इनका खेल कौन सा है? धावक है, मतलब कि रेसलर। देखो एक पैर है, एक पैर इनको नहीं है, कृत्रिम पैर या आर्टिफिशियल पैर या कृत्रिम पैर इनके लगाया गया। ये क्या है? धावक है। ये क्या है बेटा? धावक है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये क्या है, इनका संबंध कौन सा है? धावक है, मतलब ये रेस से संबंधित है। ये भी इनसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनका संबंध कौन से खेल से? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी धावक है, और ये ब्रिटिश के रहने वाले, यूरोपियन एजेंसी ने इनको क्या पैरा एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है। ठीक है, पैरा एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अभी क्या है, गिद्धों की गणना हुई थी। किसकी बेटा? गिद्धों की गणना हुई थी। उनको क्या, पृथ्वी का क्या है, सुरक्षा कवच भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? जब क्या है कोई पशु वगैरह मरते हैं तो क्या गिद्ध उस टाइम खा लेते थे। आजकल क्या गिद्ध क्या लुप्त होते जा रहे हैं, और इनका रेड डेटा लिस्ट में इनका नाम आ गया। इनका बचाना, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, गिद्ध क्या है धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो इनकी क्या है, जनगणना हुई थी अभी हाल ही में। तो सर्वाधिक गिद्ध कौन से राज्य में मिले थे? मध्य प्रदेश के अंदर मिले थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे है, या टाइगर की मैं बात करूं या शेर की बात करूं, ये शेर की मैं बात करूं, तो ये भी कहाँ पे बेटा? सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी के अंदर। सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पे मिले थे? एमपी के अंदर मिले। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो फरवरी 2025 में हुई गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा क्या गिद्ध पाए गए? कितने पाए गए? 12,981 गिद्ध पाए गए थे। कितने? 12,981 गिद्ध पाए गए। और पिछले साल कितने थे? 10,845 गिद्ध थे। कितने? 10,845 गिद्ध थे। और अब की बार कितने हैं? 12,981 गिद्ध अब की बार मध्य प्रदेश में पाए गए थे, जो कि लुप्त हो रहे हैं। इनको बचाना, इनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारे आज के क्या है, 15 एमसीक्यू थे। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर को देखते हुए वन लाइनर डिस्कस करेंगे। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की शुरुआत कब हुई, और सबसे ज्यादा अब की बार पक्षी कहाँ पे मिले हैं? तो इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, भारत में हुई थी। और 2013 से 1998 में शुरुआत हुई, 2013 से भारत के इसमें भाग लेना शुरू कर रहा है। और सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति अब की बार भारत में कहाँ मिली है? पश्चिम बंगाल में मिली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो राममोहन नायडू के हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में क्या स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल का क्या है? मुख्यालय है। भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? तो इनका कार्यकाल क्या है? वी अनंत नागेश में आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो इनका कार्यकाल क्या 2 साल के लिए बढ़ा दिया। 2027 तक क्या ये हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या थी? अब की बार क्या इनकी सिल्वर जुबली समारोह था। तो क्या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सिल्वर जुबली समारोह क्या इनकी थीम थी। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया, और दिल्ली में अब की बार इसका आयोजन हुआ। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, ये आप सबको पता है। हाल ही में असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्णम को क्या लाइफ टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया। इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो लाइफ टाइम वुमेन ऑफ द ईयर। कौन सा? टाइम ऑफ मैगजीन की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का इनको अवार्ड मिला था। टाइम मैगजीन की स्थापना कब हुई? तो 1923 में क्या टाइम मैगजीन की स्थापना हुई। और क्या टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला था? आपकी बार डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। टाइम मैगजीन ने 2025 में कुल कितनी महिलाओं को अवार्ड दिए? 13 महिलाओं को क्या 2025 में अवार्ड दिए गए। तो ये हमारे आज के कुछ वन लाइनर और एमसीक्यू थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपको बताना है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की पावर किसके पास है? इनको कौन है हटा सकता है? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। तो आप कमेंट करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना। तो कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।